गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तब कैसे हैं आप सब। आज हमारा ये थर्ड लेक्चर है और आज के क्लास में मैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ और वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मेरा नाम अंकित श्रीवास्तव है और आप सबका स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद फन में। ठीक है, तो आज का जो हमारा हेडिंग है वो रहेगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आप सब लोग कॉपी निकालिए और हेडिंग लगाइए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसा कि लास्ट क्लास में हम आपको किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के कैलकुलेशन के बारे में समझाए थे कि कोई भी इलेक्ट्रोड रहे उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद फिर हम आपको बताए थे कि ईएमएफ ऑफ सेल जो होता है वो एनोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के और कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल के सम को अगर आपस में कंबाइन किया जाता है तो किसी भी सेल का ईएमएफ को कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आप एक एग्जाम्पल से समझो। जैसे मान लीजिए कि अगर हम गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं तो गैल्वेनिक सेल में हम दो ऐसा इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। इस चीज को हम लोग पहले भी डिस्कस किए हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि इस वाले में 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन यूज किया गया है। ठीक है, इस वाले में 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूज किया गया है। जहाँ पे जिंक का सॉल्यूशन होता है इसमें हम जिंक के रॉड को डिप करते हैं, मतलब ये आपका जिंक रॉड है। और जिसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है इसमें कॉपर के रॉड को डिप किया जाता है। ये जो लेफ्ट वाला शेल होता है इसको हम एनोड कहते हैं और एनोड को निगेटिव से इंडिकेट किया जाता है। और ये आपका कैथोड होता है और कैथोड को हम प्लस से इंडिकेट करते हैं, प्लस से डिनोट करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक के रॉड को डीप किए थे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर के रॉड को डीप किए थे। यहाँ पे ऐसा देखा जाता है कि अगर इसको हम एक वायर के थ्रू वोल्टमीटर से होते हुए इस कॉपर के रॉड से कनेक्ट करते हैं तो वैसे ही यहाँ से जिंक जो है ये जिंक इसमें Zn2+ आयन में चेंज होने लगता है, Zn2+, और यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर की ओर फ्लो करने लगते हैं। मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से जो करंट का फ्लो हो रहा था वो इस साइड हो रहा था। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर जा रहा था तो जो करंट है वो कैथोड से एनोड की ओर आ रहा था। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे। यहाँ ये जो आपका एनोड है, एनोड पे क्या हो रहा था, एनोड पर जिंक जो है वो सॉलिड से Zn2+ में चेंज हो रहा था और यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। इसको हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल नाम दिए थे। ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। और इस वाले केस में क्या हो रहा था कि सॉल्यूशन का Cu2+ जो है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है तो वो Cu2+ SO4 आयन में टूटता है। तो इस दो इलेक्ट्रॉन को देखते हुए जो इलेक्ट्रॉन इधर से ऐसे फ्लो करके आ रहे थे तो कॉपर जो है वो अपना दोनों चार्ज को इस इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करके स्टेबल करके और जा करके उस पर चिपक जाता है, इस रॉड पे चिपक जाता है। इसीलिए धीरे धीरे कॉपर का रॉड मोटा हो जाता है और जिंक जो है वो Zn2+ में आयोनाइज होकर के सॉल्यूशन में घुल रहा था तो जिंक जो है वो पतला होते जाता है, उसका वेट गलते जाता है। इन सब चीज़ों को हम लोग पिछले 2 लेक्चर्स में अच्छे से समझ चुके हैं। यहाँ देखिए रिडक्शन हाफ सेल में क्या हो रहा था, रिडक्शन हाफ सेल में Cu2+ जो कि सॉल्यूशन का था, एक्वियस स्टेट का था, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेता है और कॉपर सॉलिड में चेंज हो जाता है। और चूंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो इसको हम रिडक्शन हाफ सेल कहते हैं। ठीक, इसके बाद फिर आपको बताया गया था कि भैया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि जब कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाता है तो हम यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज को कनेक्ट करते हैं ताकि इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज किया जा सके। और इसमें हम न्यूट्रल सॉल्ट KCl वगैरह का यूज करते हैं। इसके बाद फिर आपका अमोनियम क्लोराइड का यूज हो रहा था और भी बहुत सारे सॉल्ट्स हैं उनका यूज होता है। और यहाँ पे जेलाटिन जो होता है वो सॉल्वेंट होता है या अगर जेरी सॉल्वेंट होते हैं। अब देखिए बच्चों,
जो बात है, हम आपको बताए थे कि जब किसी मेटल को उसी के आयन के कांटेक्ट में रखा जाता है तो या तो मेटल का पोटेंशियल होता है कि वो या तो इलेक्ट्रॉन को देगा या तो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को लेगा, और इस कंडीशन में जो मेटल और उसके आयन के बीच में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उससे वहाँ पे एक पोटेंशियल जनरेट होता है। जैसे मान लीजिए कि जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन देके Zn2+ में चेंज हुआ तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आया, इस रॉड के ऊपर निगेटिव चार्ज आया, और इस सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज आया। तो यहाँ पे जो इस निगेटिव और पॉजिटिव के बीच का जो ये पॉजिटिव और निगेटिव के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इस रॉड के निगेटिव चार्ज के बीच और इस सॉल्यूशन के पॉजिटिव चार्ज के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहा जाता है। इसीलिए हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड निकालते हैं, काहे कि कैथोड पे ऑक्सीडेशन नहीं होता, ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब कॉपर सॉल्यूशन से 2+ चार्ज को इलेक्ट्रॉन के द्वारा न्यूट्रलाइज करके इस पे चिपक जाता है जा करके, तो सॉल्यूशन में निगेटिव आयन बढ़ जाता है और इस रॉड पे पॉजिटिव का चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं, क्योंकि यहाँ कैथोड पर रिडक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, इस पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक है, जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें ये सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात ये है कि आपको बताया गया था कि अगर स्टैंडर्ड कंडीशन होता है, जैसे स्टैंडर्ड कंडीशन बोले तो एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, स्टैंडर्ड कंडीशंस में हम आपको बताए थे कि जो टेम्परेचर होता है वो रूम टेम्परेचर यानी 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं, और जो प्रेशर होता है वो 1 atm यूज करते हैं या फिर नियरली 1 बार का प्रेशर यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखो IUPAC के द्वारा, IUPAC जो बोला वो बोला कि भैया किसी भी सेल का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, किसी भी सेल का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का निगेटिव होता है। यानी अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के आगे माइनस का साइन लगाना होगा। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग पहले बता चुके हैं। इसीलिए स्टैंडर्ड कंडीशन में जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है उसको हम कुछ इस प्रकार से लिख रहे थे, E ऑफ M। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि कोई मेटल है, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन दे करके उसके ऊपर में Mn+ का चार्ज आ रहा था और यहाँ से N इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसको इस प्रकार लिखा जाता है, E मेटल से Mn+ में चेंज हो गया है। ठीक है, और अगर हम इसी चीज़ को स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखें, यानी कि अगर वहाँ का टेम्परेचर 298 केल्विन है, प्रेशर 1 atm है, तो ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है इसको हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं और उसको E0 साइन से इंडिकेट करते हैं। तो E0 ऑफ M से Mn+ ऐसे इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, वैसे ही अगर रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें, सपोज करो कि कोई एलिमेंट है जिसके ऊपर में पहले से ही N+ का चार्ज था, उसको कहीं से N इलेक्ट्रॉन मिला तो वो रिड्यूस होकर के मेटल में चेंज हो गया। यहाँ पे क्या होता है कि देखो, यहाँ पे इसके ऊपर 0 चार्ज है, 0 से N+ में चेंज हुआ, यानी इसका चार्ज बढ़ा, और जहाँ चार्ज बढ़ता है वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। इसीलिए हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को इस साइन से डिनोट करते हैं या इस टाइप से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे N+ चार्ज थे पहले, वो N+ से M में चेंज हो गया, यानी यहाँ का चार्ज 0। तो यहाँ पे चार्ज घट रहा है, तो यहाँ पे जो होगा वो रिडक्शन होगा, और इस केस में जो पोटेंशियल होता है वो रिडक्शन पोटेंशियल कहलाता है। तो इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके थे। अब देखो, यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सर ठीक है, आप अगर बात करते हैं EMF की, देख लो एक और चीज़ नोटिस वो भी कर ही लो। देखो बाबू, हम आपको बताए थे EMF, तो EMF में आपको बताया गया था, EMF को हम E सेल से इंडिकेट करते हैं। EMF इसको E सेल से इंडिकेट किया जाता है। तो इसका वैल्यू बताया गया था
कि E कैथोड माइनस E एनोड होता है, मतलब कि रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल का यूज़ किया जाता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया रहे, उसके आगे माइनस का साइन लगा दोगे, वो रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि सर ठीक है, अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करते हैं, एट स्टैंडर्ड कंडीशन, तो ये टेम्परेचर 298 केल्विन होता है, प्रेशर 1 atm होता है। तो इस केस में अगर आप EMF निकालिएगा तो उसको स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल कहते हैं, और इसका जो कैलकुलेशन होता है वो होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। अब सवाल ये उठता है कि भैया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आया कहाँ से, ठीक है, या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम कैथोड की निकाले या एनोड की निकाले, तो ये आखिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कहाँ से आया या रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कहाँ से आया। तो इस केस में हम लोग एक मेजरमेंट करते हैं और उसके लिए हम लोगों को एक रिफरेंस इलेक्ट्रोड की ज़रूरत होती है। देखिए एक बात याद रखिएगा, किसी भी सेल का जो रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो कभी भी अकेले मेजर करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हम रिडक्शन पोटेंशियल इन सेल्स का इनको आपस में कोरिलेट करके निकालते हैं, और जिस रिफरेंस इलेक्ट्रोड से किसी भी सेल के ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है, उस रिफरेंस इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा जाता है। यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक रिफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात किया जाए या रिडक्शन पोटेंशियल की बात की जाए तो इन दोनों का वैल्यू उसका 0 होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक गैस आयन इलेक्ट्रोड है जिसको हम रिफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक रिफरेंस इलेक्ट्रोड होता है जिसके मदद से हम किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं। मीन्स अगर हम किसी भी एक इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जैसे कि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए हम एक रिफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में SHE को यूज करते हैं। SHE का दूसरा नाम जो होता है वो नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। आप इसे SHE बोलो या फिर NHE बोलो, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी NHE। अब देखिए हम किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इसके रेफरेंस में कैलकुलेट करते हैं, मतलब कि इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर SHE का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को 0 सेट किया जाता है, ऐसा सपोज किया जाता है, एज्यूम किया जाता है, और ये एजम्पशन जो है ये IUPAC के द्वारा सेट किया गया है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। अब देखो ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है इसको गैस आयन इलेक्ट्रोड के रूप में यूज किया जाता है। हम आपको इलेक्ट्रोड बताए थे पिछले लेक्चर में, आप देखिएगा हम बताए थे कि अगर किसी मेटल को उसी के आयंस के कांटेक्ट में रखा जाता है तो इस अरेंजमेंट को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस को उसी के एक्वियस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में रखा जाता है, ठीक है, और ये गैस आयन इलेक्ट्रोड हुआ। इसके बाद इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में हम यूज करते हैं ताकि किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सके। अब वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है, रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है, लेकिन हम जो EMF कैलकुलेशन में यूज करते हैं वो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ठीक है। इसके बाद हम SHE को एनोड हाफ सेल के रूप में भी यूज कर सकते हैं और कैथोड हाफ सेल के भी रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी भी अरेंजमेंट में एनोड के जगह पे अगर हम SHE को रखते हैं तो उसके रेफरेंस में हम कैथोड वाला जो हाफ सेल होगा उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि हम कैथोड के जगह पर SHE को यूज कर रहे हैं तो उसके रेफरेंस में हम एनोड का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को यूज कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यूज नहीं कर सकते, सॉरी, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए
कहता है कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी SOP और इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दोनों को 0 लिया जाता है। मतलब अगर आप इसको एनोड के रूप में यूज कीजिएगा ना तो एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, गैल्वेनिक सेल में हम आपको बताए हुए हैं। तो मान लीजिए कि हाइड्रोजन से वो H+ आयन में चेंज हो रहा है, तो अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम स्टैंडर्ड कंडीशन में यानी टेम्परेचर 298 केल्विन पर और प्रेशर 1 atm पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो जो इसका E0 H2 से H+ आयन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो 0 हो जाएगा। और यहाँ मान लीजिए कि अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल में H+ जो है उसको इलेक्ट्रॉन मिला तो वो H2 में कन्वर्ट हो गया। तो इस केस में भी इसका लिखने का तरीका हम क्या बताए थे कि H+ से H2 चेंज हो रहा है तो E0 H+ to H2 करेंगे और 1/2 से डिवाइड कर देते हैं ताकि H जो है वो बैलेंस रहे। यहाँ भी वही किया गया है। तो ये था आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। अब हम इसके थोड़ा कंस्ट्रक्शन के बारे में देख लेते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। आपको कुछ कुछ साउंड डिस्टर्ब करेंगे बीच में, ये मुझे पता है, आप उसे थोड़ा सा इग्नोर करके चलना। वो एज अ डिस्टर्बिंग एलिमेंट हम जान रहे हैं कि आपके पढ़ाई में बनते होंगे, आप पढ़ रहे होगे, लेक्चर देख रहे होगे, अचानक से कोई हॉर्न मार के चला जाता है, कभी बगल से कोई ट्रेन गुजर जाती है, तो इस केस में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आपको होता होगा, ये चीज़ मैं जानता हूँ, ठीक है। अब देखो इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। देखिए कंस्ट्रक्शन में एक हम बीकर जैसा कुछ ले लेते हैं, बड़े साइज का, बाल्टी तो नहीं कह सकते हैं, कोई बड़ा सा अपरेटस ले लो। इसमें 1 मोलर HCl सॉल्यूशन को रखा जाता है। अब भैया 1 मोलर HCl है, यहाँ पे इसलिए HCl यूज किया गया क्योंकि HCl एक मोनोबेसिक एसिड होता है। ये हमेशा टूटेगा तो एक H+ का कंसेंट, एक H+ देगा, मतलब एक H+ एक Cl-। तो 1 मोलर HCl है तो यहाँ पे जो H+ का कंसंट्रेशन होगा वो भी 1 मोलर होगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम अगर 1 मोलर HCl लिए हुए हैं तो इस केस में आपको ऐसे ग्लास जैकेट एक रखा जाता है इस टाइप से, यहाँ से ऐसे, यहाँ से प्योर हाइड्रोजन ऐसे इंटर करता है, ये यहाँ से हम प्योर हाइड्रोजन गैस को 1 atm प्रेशर पर अंदर भेजते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक होता है आपका प्लेटिनम का वायर, इसको मैं किसी और कलर से बना देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ देखिए ये प्लेटिनम का वायर है और नीचे में एक प्लेटिनम ब्लैक का फॉइल यूज किया जाता है, कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक। ये आपका प्लेटिनम ब्लैक फॉइल है। देखिए इस प्लेटिनम ब्लैक फॉइल का यूज होता है कि ये आपका हाइड्रोजन गैस को या तो एब्जॉर्ब करता है या तो एडजॉर्ब करता है। मतलब या तो उस हाइड्रोजन गैस, जैसे हम यहाँ से हाइड्रोजन गैस को पास किए तो हाइड्रोजन गैस को पास किए तो हाइड्रोजन गैस इस पर से ऐसे होते हुए नीचे आएगा और इस प्लेटिनम ब्लैक पे या तो जाके वो चिपक जाएगा या फिर उसके सतह, मतलब या तो उसके अंदर सोख लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, या फिर ये पॉसिबिलिटी है कि वो उसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगा, जाके बैठ जाएगा। अब देखो होता क्या है, ये चूंकि 1 मोलर HCl सॉल्यूशन है तो इसमें भी H+ के आयन्स हैं और यहाँ पे जब हम हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं तो हाइड्रोजन गैस जाकर के इस पर जितना चिपकना था चिपका और बाकी का हाइड्रोजन गैस जो है वो साइड से बबल्स के रूप में बाहर निकल जाता है, ऐसे बुलबुला बनाते हुए बाहर निकल जाता है। ये जो आपका ये है, ये प्लेटिनम वायर है, ये आपका प्लेटिनम वायर है। अब जब हम यहाँ से हाइड्रोजन गैस को अंदर भेजते हैं, ये आपका ग्लास जैकेट हुआ,
ये आपका ग्लास जैकेट हुआ। तो जैसे ही आप हाइड्रोजन गैस को यहाँ से अंदर भेजोगे, वो हाइड्रोजन गैस यहाँ से ऐसे नीचे जाएगा, नीचे जाके इस प्लेटिनम फॉइल पे वो एब्जॉर्ब हो जाएगा या तो एडजॉर्ब हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद होता क्या है कि फिर यहाँ पे चूंकि यहाँ पे H+ है, तो यहाँ पे वो H+ का या तो ऑक्सीडेशन होगा या तो रिडक्शन होगा, क्योंकि इसको दोनों केस में यूज किया जाता है। एज अ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन, एज अ स्टैंडर्ड एनोड भी यूज कर सकते हैं जहाँ उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0 होता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि इसको या तो एनोड हाफ सेल के रूप में यूज कर सकते हो या कैथोड हाफ सेल के रूप में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसका कंस्ट्रक्शन था, इसको आप कंस्ट्रक्शन में नोट कर लेना। ये आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक है, अब देखिए, अगर हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड के रूप में यूज करेंगे, एज ए एनोड हाफ सेल, तो गैल्वेनिक सेल में हम आपको बताए थे कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन जो है वो H+ आयंस में चेंज होता है और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। ठीक है, तो अब अगर इसके रिप्रेजेंटेशन को लिखा जाए तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसका रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में इसका रिप्रेजेंटेशन को पूछता है। तो देखिए, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि जो हाइड्रोजन गैस आप ले रहे हैं वो तो प्लेटिनम के वायर पे ही ले रहे हैं, यानी इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है प्लेटिनम H2, और H2 से किस में चेंज हो रहा है, H+ में। ठीक है, और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होता है, ये हाइड्रोजन का, ये जो हाइड्रोजन है इसका कंसंट्रेशन जो है, देखिए कंसंट्रेशन हाइड्रोजन का हमेशा पार्शियल प्रेशर के रूप में लिया जाता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन लोगे, स्टैंडर्ड कंडीशन बोले तो अगर हम एक ATM यूज करते हैं तो एक ATM यहाँ पे लिखेंगे। अदरवाइज अगर एक ATM से अधिक क्वेश्चन में दिया हुआ है या कम दिया हुआ है तो उसके कंसंट्रेशन को मान लीजिए हम यहाँ पे P1 ATM लिख दिए। ठीक है, अब अगर स्टैंडर्ड की बात करेगा तो H+ का कंसंट्रेशन 1 मोलर यूज करते हैं, लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे H+ नहीं 1 मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं दिया, तो इस केस में हम यहाँ पे C मोलर यूज करेंगे इसको। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड हाफ सेल के रूप में कुछ इस प्रकार ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये ट्रेन जो है ये आपको डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे भी डिस्टर्ब कर रहा है, इससे डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता है। देखो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप कैसे लिखिएगा, तो इसको लिखने का तरीका होता है E0। H2 से H+ चेंज हो रहा है ना, तो H2 से H+, इसको बैलेंस करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये कट जाएगा, तो इसका E0 का वैल्यू 0 होता है। E0 H2 से H+ का जो वैल्यू होता है ये 0 होता है। ठीक है, ये तो आपका हो गया एनोड हाफ सेल के रूप में। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ चार्ज देखो 0 से H+ में चेंज हुआ, यानी +1 चार्ज बढ़ा, तो इस केस में इसका ऑक्सीडेशन हुआ। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए चूंकि हम प्लेटिनम पर हाइड्रोजन को लेते हैं, तो यहाँ पर प्लेटिनम पर हाइड्रोजन गैस को P1 ATM लिए हुए हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन में बोलेगा तो इसको 1 ATM लेंगे। और H+ का कंसंट्रेशन अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में हो तो वो 1 मोलर होता है, तो आप यहाँ पे 1 मोलर मेंशन कर सकते हैं, लेकिन हम किसी भी कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो उस केस में हम C मोलर लिए हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम SHE को एज एनोड हाफ सेल यूज कर सकते हैं। अब देखो, आप SHE को एज अ कैथोड हाफ सेल कैसे यूज करोगे, इसको आप नोट कर लो सब लोग। इसके आगे हम देखते हैं कि SHE को कैथोड हाफ सेल के रूप में कैसे यूज किया जाता है। और चूंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन टर्म हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि एनोड पर आप देखो चार्ज बढ़ रहा है, तो जहाँ पे चार्ज बढ़ता है वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। अब अगला जो पार्ट है वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैथोड हाफ सेल के रूप में आप कैसे यूज कीजिएगा।
देखो बाबू, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज कैथोड हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल भी आप कह सकते हैं। इसको रिडक्शन हाफ सेल के रूप में कैसे यूज किया जाता है, क्योंकि भाई कैथोड पे तो हमेशा रिडक्शन होता है, ठीक है। अब देखो, मान लो कैथोड पर रिडक्शन कराना है, तो रिडक्शन कब होगा, जब 2H+ को 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और वो H2 गैसियस में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो H+ का कंसेंट्रेशन होता है वो 1 मोलर हो भी सकता है, उससे कम भी हो सकता है, स्टैंडर्ड कंडीशन में 1 मोलर ही होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इस चीज़ के रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज घट रहा है तो इस जगह पर रिडक्शन हो रहा है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो कैथोड हाफ सेल को कुछ इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है कि H+ है, ठीक है, इस H+ से ये चेंज हो रहा है प्लेटिनम H2 पर। यहाँ जो H+ लिए हुए हैं इसका कंसंट्रेशन C मोलर है, ठीक है, और यहाँ जो प्लेटिनम H2 गैस में रिड्यूस होकर चेंज हो रहा है तो ये आपका P1 ATM या P2 ATM आप जितना भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि उतना ही हो सकता है P2 ATM भी हो जाए, ठीक है। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हुआ एज अ कैथोड हाफ सेल। तो इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अगर हम कैथोड के रूप में यूज करते हैं तो जो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसका वैल्यू हो जाएगा, तो देखिए कैसे लिखेंगे, E0 H+ से H2 में चेंज हुआ तो इसको बैलेंस कर दो, ठीक है, H+ से H2 में चेंज हुआ, इसको बैलेंस कीजिए और इसका जो वैल्यू होगा ये 0 होगा। इसको IUPAC ऐसा सेट करके रखा है। तो बाबू ये आपका था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको कंस्ट्रक्शन बता दिया गया, यहाँ पे प्लेटिनम का क्या यूज है, तो प्लेटिनम जो है वो हाइड्रोजन गैस को या तो एब्जॉर्ब करता है या तो एडजॉर्ब करता है। जब एक्सेस होंगे तो वो साइड साइड से बबल्स के रूप में निकल जाते हैं। यहाँ हाइड्रोजन का रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है, तो इसलिए इसको हम एज अ कैथोड हाफ सेल या फिर एज अ एनोड हाफ सेल भी यूज कर लेते हैं। और इसका यूज करके हम दूसरे एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कैलकुलेशन करते हैं। मतलब कि अगर कोई बोलता है कि कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू प्लस 0.44 वोल्ट है, तो इसका मतलब कि उसका एब्सोल्यूट या एक्यूरेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो नहीं है, वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में 0.44 वोल्ट ज्यादा है, ठीक है। हम आगे चल के आपको बताएंगे अगले लेक्चर में कि अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू हाई होता है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होगा या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ECS के बारे में पढ़ाएंगे। उसके बाद फिर आपको नॉस्ट इक्वेशन डिस्कस किया जाएगा, ताकि इसके बाद फिर आपका आगे का टॉपिक आपके लिए ईजी हो जाए, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। आपसे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा ये चीज़, और अगर मान लीजिए कहीं तकलीफ होती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।